नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो जाइल में। सबसे पहले तो टीम वीडियो जाइल की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता ही होगा 24 को हमारा यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है और एडमिट कार्ड वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है। आप उसके इंस्ट्रक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए और जहाँ भी आपका एग्ज़ाम है उसके लिए रिजर्वेशन अभी से आप करवा लीजिए ताकि बाद में एन मौके पर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और रही बात पढ़ाई की, तो आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब बस आप एक काम करिए, माइंड को थोड़ा सा काम करिए और जो टेस्ट वगैरह हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं आपको सिर्फ उन्हें रिवाइज़ करना है, उनको देखिए और जो करंट का आपने स्पेसिफिक टॉपिक आपने डिसाइड किए कि ये मुझे लास्ट में पढ़ना था, एक बार देखना है, बस उस पर आप ध्यान रखिए। और टेस्ट से बेनिफिट देखिए आपको ये मिलेगा क्योंकि इससे आपका पूरा होल जितना भी आपका सिलेबस है वो सारी चीज़ें आपकी इसमें क्या होंगी, रिवाइज। क्योंकि एक एक क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक होता है, वो आसपास का जितना भी आपके टॉपिक है, जैसे किसी एक टॉपिक से अगर उसको उठाया गया क्वेश्चन को, तो वो पूरे टॉपिक को कवर करने वाला होता है। ये आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो लास्ट टाइम पे आप एक काम करिए, 1 या 2 टेस्ट डेली आप इसको क्या करिए, रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए, उससे आपका सिलेबस रिवाइज होगा और आपकी जो पढ़ाई है, ठीक है, वो बूस्टअप होगी अच्छे तरीके से। तो ये काम आपको करना है। टेस्ट हम इसमें अपलोड करते रहेंगे, 4-5 दिनों में लगभग 10 टेस्ट हम इसके अपलोड करने वाले हैं। ध्येय आया इसके, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके कुछ टेस्ट हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2021 के अपडेटेड टेस्ट हैं, अभी जो आए हुए हैं इसके। ये आपकी पढ़ाई को बूस्टअप करेंगे और आपका ये फाइनल टेस्ट जो लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं, तो इसमें लगभग हम 6 से 10 टेस्ट हम 4-5 दिनों में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। तो इससे आपका काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर होगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक ने यूरोपियों के संदर्भ में यह टिप्पणी की थी, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो यह फेमस कथन है अलीवर्दी खां का, जो कि बंगाल के नवाब थे। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को बहादुर शाह द्वारा बंद कर दिया गया था और दूसरा, बहादुर शाह को शाह बेखबर कहा जाता है। तो दोनों कथन हमारे क्या हैं यहाँ पर सही हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा निम्नलिखित में से किस एक की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना करी गई थी। तो मुगल बादशाह अकबर के राजकवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना करी गई थी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे संथाल विद्रोह, वहाबी विद्रोह और खोंड विद्रोह, ये सारे इनके नेता यहाँ पर सही हैं। संथाल का सिद्धू कानू बहुत ही ज़्यादा फेमस। रंपा विद्रोह, ये कथन हमारे यहाँ पर क्या है, सही नहीं है। रंपा विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो रंपा विद्रोह में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है। तो ये हमारा असत्य कथन हो जाएगा, चौथे का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वदेशी आंदोलन का तत्कालीन कारण था। तो यह बंगाल का विभाजन जो 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया जाता है। तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा ए। द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना की जाती है समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता एम एन राय के द्वारा। आगे देखते हैं, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह स्थापना करी गई थी जोनाथन डंकन के द्वारा 1791 में। आगे देखते हैं, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के किस अभिलेख में हमें वर्णन मिलता है। तो अशोक के 14 शिलालेखों में से 13वें शिलालेख में हमें इसका वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं, फरिश्ता द्वारा लिखित पुस्तक तारीख फरिश्ता किस एक को समर्पित थी। तो यह तारीख फिरोस्ता यह समर्पित थी इब्राहिम आदिल शाह को। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 9वें का बी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बाज बहादुर मालवा की, कुतुब शाह गोलकुंडा, मुजफ्फर शाह गुजरात और यूसुफ आदिल शाह अहमदनगर। तो यहाँ पे यूसुफ आदिल शाह का संबंध चूंकि अहमदनगर नहीं बल्कि बीजापुर से है। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, 10वें का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या एक अगस्त प्रस्ताव 1940 में सम्मिलित नहीं था। तो भारत के लिए डोमिनियन स्टेट, वायसराय के कार्यकारी परिषद का विस्तार, युद्धोपरांत भारतीय संविधान का क्रियान्वयन और अंत में सभी सम्मिलित थे।
तो यहाँ पे देखिए, अगस्त प्रस्ताव के अनुसार युद्धोपरांत एक संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव था, जिसमें भारतीय संविधान पर अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संकल्पनाओं के आधार पर निर्णय लेंगे। तो इसमें युद्धोपरांत भारतीय संविधान का क्रियान्वयन तो सम्मिलित नहीं है, तो सी 11 का सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस एक मुगल शासक के काल में फारस के शाह कंधार को मुगलों से छीन लिया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा क्या है, डी, जहांगीर के शासनकाल में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या, F.G. हॉचिंस। F.G. हॉचिंस ने भारत छोड़ो आंदोलन का एक स्वतः प्रवर्तित क्रांति के रूप में वर्णित किया था, जिसमें नेतृत्व स्वयं भारत की जनता कर रही थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख नहीं हुआ है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। तो यहाँ पे हमारे कथन 2 सही है, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार, तो ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 14 का बी। 15 का, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? शंकर, अवधूत उनके द्वारा रचित दर्शन है, रामानंद केवलाद्वैत, रामानुज विशिष्टाद्वैत और चैतन्य अद्वैत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। और इनके जन्म की बात कर लेते हैं तो तमिलनाडु राज्य में पेरम्बदूर में हुआ था और वे सद्गुण ईश्वर में विश्वास करते थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, निकितिन जो कि एक रूसी घोड़ों का व्यापारी था और इसने मोहम्मद तजी के शासनकाल में बहमनी राज की यात्रा करी थी। तो देवराय प्रथम यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, यहाँ पे होना चाहिए क्या, बहमनी राज। बहमनी राज मोहम्मद तजी होना चाहिए यहाँ पर। आगे देते हैं स्ट्रैबो द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम। तो स्ट्रैबो द्वारा लिखित विश्व चर्चित पुस्तक है जियोग्राफिया। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, कुछ और बात कर लेते हैं कि जियोग्राफिया विदेशी लेखक स्ट्रैबो के द्वारा लिखी गई है। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इनकी पैरेलल लाइंस की। तो इनकी फेमस पुस्तक है प्लूटार्क। और जियोग्राफी जो कि टॉलमी के द्वारा लिखी गई। उसके बाद आती है नेचुरल हिस्टोरिका जो कि प्लिनी के द्वारा रचित है। फरवरी 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ प्रारंभ हुआ शाही नौसेना विद्रोह किस नौसैनिक प्रशिक्षण पोत के सैनिकों द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था किसके द्वारा? HMIS तलवार के द्वारा। 18 फरवरी 1946 को प्रारंभ हुआ शाही नौसेना का विद्रोह बंबई के नौसैनिक प्रशिक्षण पोत HIMS तलवार के नौसैनिकों द्वारा किया गया था। एक डच यात्री जिसने अपनी पुस्तक रीमांश्री में जहांगीर के समय का अद्भुत वर्णन किया था वह था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, अर्थात एक डच पर्यटक जिसने अपनी पुस्तक रीमांश्री में जहांगीर के समय का अद्भुत वर्णन किया था, फ्रांसिस्को पेलसर्ट। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को या राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को या भारत के गवर्नर जनरल को या स्वतंत्र भारत की प्रथम कैबिनेट को। तो इससे स्थानांतरित किया गया था राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। आगे देखते हैं 21, निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? तो यह प्रसिद्ध आह्वान मिलता है हमें इटली और सिंगापुर। हाँ, रूस, जर्मनी, इटली और सिंगापुर। तो यहाँ पे किया जाता है इनके द्वारा सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के समक्ष ब्रिटिश सेना से मोर्चा लेने के लिए दिल्ली चलो आह्वान किया था। चोल साम्राज्य में वेल्लाल लार शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो यह किस लिए हुआ है?
तो चोल साम्राज्य में वेल लार शब्द शूद्र कृषकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो अवध के राजा शहादत खां, बुरहान उल मुल्क, कर्नाटक इसके संस्थापक इनायत खां, हैदराबाद चिनकिरिच खां और बंगाल मुर्शीद कुली खां। तो आपको बताना है इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो स्वतंत्र कर्नाटक राज का संस्थापक सादतुल्ला खां था। तो यहाँ पे हमारा ये असत्य कथन हो जाएगा बी, जहाँ पे इनायत खान लिखा हुआ है। तो हमें बताना था असत्य कथन कौन सा है, तो कर्नाटक, और बाकी सारे यहाँ पे सही सुमेलित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में से किस एक को अंग्रेजों द्वारा असम के कलेक्टर पद पर रहते हुए नस्ली भेदभाव के आधार पर निलंबित कर दिया गया था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अंग्रेजों द्वारा असम के कलेक्टर पद पर रहते हुए नस्ली भेदभाव के आधार पर निलंबित किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी हमारा। उसके बाद देखते हैं 25। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इसका प्रकाशन होता था कहाँ से, बी अर्थात कि कलकत्ता से। तो देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष द्वारा संपादित यह इंडियन मिरर अखबार है, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मोहम्मद अली जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत को मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। तो इसे स्वीकार किया जाता है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, जो कि 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करती है। इंडियन सैंडहर्ट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे असत्य कथन है, क्या हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू तथा जिन्ना इसके सदस्य थे, या इस कमेटी को सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोनों कथन, यहाँ पर ना तो एक सही है ना तो यहाँ पर दो। आगे देखते हैं किस एक गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पंजाब में टेनेसी एक्ट पारित किया गया था। तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 1887 में पंजाब में टेनेसी एक्ट पारित हुआ था। किस भारतीय व्यवसायी ने गांधी जी के सर्वनिष्ठ उद्देश्य की ओर कार्य करने में उनकी सहायता के लिए लाभप्रद पूंजीवाद का समर्थन किया था। तो ये घनश्याम दास बिरला ए। मलेबीत तथा वेल्लूर के मंदिर निर्माण का श्रेय किसे जाता है। तो इसका श्रेय दिया जाता है किसी होयसल वंश के शासकों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी। आगे देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर आपको बताना है। कथन 1, काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। कारण बी, यह भीगने पर ठोस एवं चिपचिपी तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ए और कथन दोनों हमारे यहाँ पर क्या है, सत्य हैं। और कारण आर कथन 1 को सही व्याख्या करता है, क्योंकि काली मिट्टी में जनरली जो जुताई वाली मिट्टी से कहते हैं, इसी कारण से कहते हैं क्योंकि सूखने के बाद इसमें दरारें पड़ जाती। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारत में शरतकालीन वर्षा के प्रमुख क्षेत्रों में सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित है हमारा कौन सा, पंजाब का तमिलनाडु क्षेत्र। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु तट पर लगभग 65 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और उत्तर पश्चिम भारत में शरद ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है, जिसमें कि पंजाब सम्मिलित है। तो शरतकालीन वर्षा के प्रमुख स्रोतों में सम्मिलित हमारे क्या हो जाएंगे, पंजाब। 32 का ए, पंजाब और तमिलनाडु। आगे देखते हैं 33, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य कथन को चुनिए। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप माजुली है। किसी द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट पर अवस्थित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 33 का बी, अर्थात कि भारत का सर्वाधिक आबादी वाला देश सालसेट द्वीप है। तो यहाँ पर हमारा बी, 2 और तीसरा यहाँ पर क्या है, कथन सही है। कथन 1 हमारा क्या है यहाँ पर गलत। आगे बढ़ते हैं 34, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुटनाड या कुट्टानाडु
है जो कि कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कहाँ पर? भारत का जो न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कुट्टानाड है, यह केरल राज्य में स्थित है और इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह भारत मानक समय रेखा जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। भारत का विश्रामपुर क्षेत्र कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं 37। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंटार्कटिका सभी महाद्वीपों में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि दोनों कथन यहाँ पर हमारे क्या हैं? सही हैं, ए तथा बी दोनों, अर्थात सी इज द राइट आंसर। मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीमा का निर्धारण करती है? तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर चट्टान है? तो सबसे कठोर चट्टान के लिए यहाँ पर रूपांतरित चट्टानों को सबसे कठोर चट्टान माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी। कि देशों में से कौन सा एक देशों का युग्म एक दूसरे से बाब अल मंदेब जल संधि द्वारा अलग होता है? तो बाब अल मंदेब जल संधि जो कि यमन और जिबूती को अलग करती है। जिबूती जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री भी कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जिसमें कि जिबूती हो गया, सोमालिया, केन्या हो गया आपका, और उसके बाद आपका इरिट्रिया आता है। तो चूंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका अक्सर ये चर्चा में न्यूज़ में बना ही रहता है। अभी हाल ही में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा जो केन्या और सोमालिया के बीच में जो वाटर बॉडी को लेकर डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए एक निर्णय दिया गया और केन्या ने उसे मानने से इनकार भी कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये चर्चा में हमेशा बना ही रहता है। डाकुओं का कारण सोमालिया हमारा चर्चा में बना रहता है। तो इस कारण से आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बारे में एक बार देखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ ऐसे करंट से आप जोड़कर भी इसको पढ़ते रहिए। करंट में जितना भी है, क्योंकि अफगानिस्तान से भी आप देख कर जाइएगा करंट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इसको आप एक बार जरूर देख कर जाइएगा। आगे देखते हैं 41। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कम मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत माना जाता है और शून्य मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में सहायक है। तो यहाँ पे हमारा 41 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, अर्थात कि ए हमारा सही है परंतु आर हमारा गलत है, क्योंकि कम मात्रा में मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे उत्पादों को और अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलता है, परिणाम स्वरूप अधिक आय प्राप्त होती है। जबकि शून्य मुद्रास्फीति वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में सहायक नहीं होती, इसीलिए हमारा क्या है, कारण आर यहाँ पर गलत है। 42 देखते हैं। चिली भूकंप क्षेत्र है, किस पेटी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यहाँ पे चिली यह प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। उसके बाद 43 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अलमट्टी बांध, अलमट्टी बांध यह कहाँ है? तो जाहिर सी बात है अलमट्टी बांध आपको पता होना चाहिए, कृष्णा नदी पर। गांधी सागर चंबल बहुत ही ज़्यादा फेमस। सरदार सरोवर ये तो फेमस, ये तो आपको रटा होना चाहिए, नर्मदा नदी पर। मेट्टूर कावेरी नदी पर। तो यहाँ पे 43 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी, ए का तीसरा। उसके बाद ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का हमारा क्या है? मेट्टूर है। आगे देखते हैं 44। राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो। अर्थात चूंकि राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है हमारा क्या? घरेलू उत्पाद और विदेशों से शुद्ध कारक आय, इसको हम माइनस या प्लस करते हैं। तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद से कम होगा यदि विदेशी शुद्ध कारक आय ऋणात्मक हो। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिएटल जो कि क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर। जॉर्जेट बैंक उत्तरी पश्चिम अटलांटिक महासागर। डाडर बैंक
उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर और पेरू दक्षिण प्रशांत महासागर। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे सिएटल मत्स्य केंद्र जो कि उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, ए। यहाँ पर पश्चिम नहीं बल्कि पूर्वी होना चाहिए। भारत की निम्नलिखित नदी घाटियों में से कौन सी एक गहन अवनलिका अपर्दन, तो जाहिर सी बात है फेमस है चंबल अवनलिका अपर्दन के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर सिडनी कौन सा एक ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर नहीं है, तो यहाँ पे एलिस स्प्रिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया का तटीय शहर नहीं है, अन्य सभी ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तटीय शहर हैं। निम्नलिखित में से कौन एक प्रणाली वृद्धि मापने की सर्वोत्तम प्रणाली है, तो यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP जिसे हम राष्ट्रीय आय के नाम से भी जानते हैं। 48 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर सी। सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देश और उससे संबंधित बंदरगाह ओमान, कुवैत, जॉर्डन और यमन। तो ओमान से संबंधित है हमारा कौन सा, यहाँ पर मैत्रा हो जाएगा। कुवैत जिसमें कि मीना अल अहमदी, जॉर्डन अकाबा और यमन का अदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 49 का क्या, सी। आगे देखते हैं 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है, तो इसके लिए वित्त मंत्रालय जो कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का एक प्राधिकारी भी है। निम्नलिखित में से कौन एक बाल्टिक राज्य में सम्मिलित नहीं है, तो बाल्टिक कंट्री लिथुआनिया, लाटविया व एस्टोनिया बाल्टिक राज्य के अंतर्गत सम्मिलित है। अल्बानिया इसमें सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का ए। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक पर्यटन एवं होटल उद्योग के विकास में संबंधित है, तो इसके लिए संबंधित है ITDC, अर्थात हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 52 का बी, जिसकी स्थापना 1996 में की गई थी। होटल पर्यटन एवं होटल उद्योग के विकास से संबंधित रहा है। समताप मंडल में अधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान में अचानक होने वाली वृद्धि का कारण क्या है, तो इसका कारण है ओजोन गैसों की उपस्थिति। समताप मंडल में प्रारंभ में तापमान स्थिर होता है, परंतु 20 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद तापमान अचानक बढ़ने लगता है। ऐसा ओजोन गैसों की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर तापमान को बढ़ा देती हैं। उसके बाद देखते हैं 54। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट को सहायता से उसका उत्तर बताएं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का मुख्य प्रभाव तटीय भागों में ही होता है, और इसका कारण है कि तटीय भागों से अंदर की तरफ बढ़ने पर इनकी ऊर्जा स्रोत अर्थात संघनन की गुरुत्व ऊष्मा में ह्रास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात ए और दो दोनों सत्य हैं, और इसमें जो कारण दिया गया है वो भी हमारा क्या है, सत्य। आगे देखते हैं 55। पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में निम्नलिखित में से किस अक्षांश को हॉर्स अक्षांश से संबद्ध किया जाता है, तो जाहिर सी बात है 30 से 35 हॉर्स अक्षांश। आगे देखते हैं 56। भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती है परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता जाता है, यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है हमारा क्या, परजीवी श्रृंखला। भोजन श्रृंखला का वह प्रकार जिसकी शुरुआत प्राथमिक उपभोक्ता से होती परंतु उपभोक्ता का आकार प्रत्येक अनुवर्ती क्रम पर घटता है, वह हमारा परजीवी श्रृंखला कहलाता है, जिसे कि हम पैरासाइट फूड चेन भी कहते हैं। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, तो इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता डाक खानों की मांग जमा को। 58 देखते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका फिर से चर्चा में आ गया, के अंतर्गत निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है, जाहिर सी बात है सूडान इसमें सम्मिलित नहीं होगा। 58 का डी। सोमालिया, जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सम्मिलित देश हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, हमने ऊपर शायद हमने केन्या को भी सम्मिलित कर लिया था हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तो केन्या उसका पार्ट नहीं है, इसको ज़रा आप करेक्ट करिएगा। इसमें केन्या की जगह इथोपिया है, इथोपिया हो गया, इरिट्रिया हो गया, जिबूती और सोमालिया। रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए, तो यहाँ पे उसके पास 115 करोड़ का स्वर्ण मूल्य यहाँ पर होना अनिवार्य है।
उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार नहीं है। तो इसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित पर विचार करें। सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ओंटारियो और इरी, इन्हें आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा निर्धारित करती हैं। कौन सी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए सुपीरियर झील, ओंटारियो झील और इरी झील, सुपीरियर, ओंटारियो और इरी झील, अर्थात कि पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों हमारी क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा बनाती हैं। लेकिन मिशिगन झील यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सिर्फ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है? तो इसके लिए फेमस है हमारी कौन सी, राइन मेन डेन्यूब नहर, जो कि उत्तरी सागर को काला सागर से जोड़ती है। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से एक को भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो भारत का बोस्टन आपको याद होना चाहिए, अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है? 64, इसका बोगई गांव तेल क्षेत्र असम में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 64 का डी। देखिए आप लूसेंट का जो पीछे का विविध वाला पोर्शन है, एक बार उसे आप जरूर देख कर जाइएगा, क्योंकि जनरली विविध से एक दो क्वेश्चन आपको फंस ही जाते हैं कभी ना कभी। 65 देखते हैं। एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह फेमस, एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, फेमस सिद्धांत है ये रैगनर नक्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का हमारा क्या, पी। आइबेरिया में शामिल है। आइबेरिया में आपको बताना है क्या, स्पेन एवं पुर्तगाल द्वारा आइबेरिया का निर्माण होता है। तो स्पेन और पुर्तगाल, अर्थात 66 का राइट आंसर ए। आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है हमारा सी, परिपक्वता की अवस्था। राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कहाँ पर, राष्ट्रीय एटलस, यह कोलकाता में हमारा स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा 68 का डी। कोंकण रेलवे किसे जोड़ता है? तो यह रोवा और मैंगलोर को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है 69 का ई। राजबरी नेशनल पार्क, जिसे हम बिस्कॉन नेशनल पार्क भी कहते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कहाँ पर, त्रिपुरा में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सम्मिलित करना है एक्वाकल्चर, जिसका संबंध है जाहिर सी बात है एक्वाकल्चर मत्स्य से। फ्लोरिकल्चर ये पुष्प से संबंधित होगा, सेली ये रेशम से। तो इसका 71 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। 72 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? तो यह अलग करता है हमारा कौन सा, 10 डिग्री, जो कि उत्तरी अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण को स्थापना वर्ष 2003 में हुई और इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा कथन हमारा सही है। तो यहाँ पे कथन एक, भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई है, लेकिन इसका मुख्यालय यह चेन्नई में है। 74 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय जैव कृषि मिशन 2008 और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007। तो यहाँ पे राष्ट्रीय जैव कृषि मिशन यह 2004 में लागू की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, सी। राज्य विधानसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होगा, यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो इसका वर्णन है आर्टिकल 164 में, 164। तो अगला देखते हैं 76। अपने पद से मुक्त होने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी केंद्र या राज्य के अधीन कोई अन्य पद धारण करने का पात्र नहीं होता है? तो यहाँ पे भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक या भारत का महान्यायवादी या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो 76 का हमारा राइट आंसर है 1 और 3, अर्थात कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष,
यहाँ पे महान्यायवादी की बात करें तो यह भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। वह भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। उसे सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त इसके गैर सरकारी विधिक कार्य जो कि प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, परंतु यह भारत सरकार के विरुद्ध ना तो सलाह दे सकता है और ना ही किसी मुकदमे में पैरवी कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। आगे देखते हैं 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर पहचानिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वे राष्ट्रपति द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 हमारा गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आर तो सही है लेकिन ये गलत। किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था। उसके बाद देखते हैं 79। संविधान के अनुच्छेद 350 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी कार्यालय की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर था? तो इसका मुख्यालय है हमारा कहाँ पे? प्रयागराज में। आगे देखते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन सा एक विधायिका द्वारा संसद को नियंत्रित करने का साधन नहीं है? तो विधायिका द्वारा संसद को नियंत्रित नहीं करने का साधन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 80 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह क्या? डी, बहस और चर्चा, अविश्वास प्रस्ताव, कानूनों की स्वीकृति और अस्वीकृति। तो यहाँ पे देखिए उपरोक्त सभी नियंत्रण के साधन हैं, क्योंकि बहस और चर्चा के द्वारा भी नियंत्रण किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद कानून की स्वीकृति या अस्वीकृति जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का डी। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो महिलाओं को मताधिकार, भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद की समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1919 और संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 81 का वो होगा हमारा क्या? सी, भारत परिषद की समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1900 यहाँ पर 19 दिया है, जो कि 1935 के द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे देखिए एक बार आप 1919 और 1935 के अधिनियम को एक बार जरूर आप इसे एक बार देख कर जाइएगा। 82। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? उच्चतम न्यायालय में सुधारात्मक याचिका, अनुच्छेद 142, सुप्रीम कोर्ट में विशेष इजाजत से अपील 136, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र 133 या सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्र अधिकार 131। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र, यह 134A में इसका वर्णन हमें मिलता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अनुच्छेद 13 एक भूतलक्षी प्रकृति का है जो आच्छादन के सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 13(2) पृथक्करणीयता के सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, क्योंकि अनुच्छेद 13(1) यह भूलरक्षी प्रकृति के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। 84 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता? तो यहाँ पे 368 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 368 के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता आयरलैंड के संविधान से? तो नीति निर्देशक तत्व या राष्ट्रपति पर महाभियोग या राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या सभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आपको बताना है कि कौन सा संविधान मतलब आयरलैंड के संविधान से नहीं ली गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का महाभियोग, जो कि हमारे अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उसके बाद देखते हैं 86। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में यहाँ पे हमारा जो कथन दिए गए हैं कि यह एक संविधान उत्तर निकाय है और इसके अध्यक्ष या सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर देखिए 86 में हमारे दोनों कथन यहाँ पर क्या है? सही है, अर्थात 1 और 2 दोनों।
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं। उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय किसी अन्य उद्देश्य से भी इसे जारी कर सकता है। आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे कथन सही है। तो यहाँ पे कथन एवं कारण हमारे दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ए, क्योंकि उच्चतम न्यायालय के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सेवानिवृत्ति पेंशन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? सी। आगे देखते हैं 89, संसदीय सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्री विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। आपको बताना असत्य कथन। तो यहाँ पे ना तो एक है असत्य ना तो दो, क्योंकि यहाँ पर दोनों सत्य कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। मानव विकास सूचकांक, जीवन प्रत्याशा सूचकांक और शिक्षा सूचकांक तथा सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक का है एक अंक गणितीय माध्य या एक ज्यामितीय माध्य या एक हरात्मक माध्य या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक ज्यामितीय माध्य है, अर्थात 90 का बी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग के गठन का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार राष्ट्रपति जी को दिया जाता है संविधान के द्वारा, अनुच्छेद 344 के द्वारा। इनिशियल पब्लिक ऑफर से तात्पर्य क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर किसी पुरानी कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन या किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन या विदेशी निवेशक द्वारा अपनी 2/3 पूंजी का निवेश करना। तो 92 का हमारा राइट आंसर है बी, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि किसी नई कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने के लिए शेयर का निर्गमन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गैसों हॉल पेट्रोल का बेहतर प्रतिस्थापन हो सकता है। यह पेट्रोल द्वारा होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अर्थात कारण और कथन यहाँ पर दोनों सत्य हैं। 93 का ए। पेट्रोल से संबंधित अभी हाल ही में जो मोदी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एथेनॉल को उपयोग के, जो कि इसकी भूतपूर्व में 20% एथेनॉल जो मिक्स के लिए टारगेट किया गया था 2030, इसे अब परिवर्तित करके 2025 कर दिया गया। तो ये अतिरिक्त में फैक्ट इसको याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड है, क्योंकि हो सकता है कि एक बार पूछ लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन है कि भारत के द्वारा एथेनॉल के मिश्रण को जो पेट्रोल में 20% रखा गया था, जिसका लक्ष्य 2030, तो उसे कितना कर दिया गया है कम करके। आगे देखते हैं 94, पर ऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट मुख्यतः क्या है? तो यह है हमारा क्या? वायु प्रदूषक है। पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो यह गर्म होता है किस विधि से? संवहन। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाली भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम क्या? एस्ट्रोफिजिक्स। तो 97, एल्गन ब्लूम से क्या तात्पर्य है? तो एल्गन ब्लूम से तात्पर्य जल की सतह पर बनने शैवालों की परत से है। मानव रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। तो मानव रक्त में एंटीबॉडीज का निर्माण लिम्फोसाइट्स में होता है या लिम्फोसाइट्स के द्वारा होता है। जैव उपचार की वह तकनीक जिसमें कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को अधिक गहराई में स्थित संदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है, कहलाती है। तो यह कहलाती है हमारी क्या? बायो वेटिंग। जैव उपचार की तकनीकी जिसमें कूप के माध्यम से वायु एवं पोषक तत्वों को अधिक गहराई में स्थित संदूषित मृदा तक पहुंचाया जाता है, इसे हम बायो वेटिंग कहते हैं। मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण हैं। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण ऋण का सीमांकन या नैतिक दबाव या डिस्क्रिमिनेटरी रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 1, 2 और 3 हमारे तीनों यहाँ पर सत्य हैं। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण में बैंक दर, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और OMR हो गया, MSF भी हो गया,
ये कुछ आते हैं। और गुणात्मक उपकरण में प्राथमिक क्षेत्र ऋण, नैतिक दबाव और डिस्क्रिमिनेटरी ब्याज दरें आती हैं। 101 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति लोक शक्ति क्रांति के रूप में जानी जाती है? तो यहाँ पे पीत क्रांति को हम यहाँ पे लोक शक्ति क्रांति के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रिओल यह कहाँ पाया जाता है? तो सेंट्रिओल जिसका कार्य होता है जीव कोशिका में कोशिका का विभाजन करना, लेकिन मस्तिष्क में सेंट्रिओल का कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि मस्तिष्क की कोशिका दोबारा नहीं बनती। अर्थात पौधों में कोशिका विभाजन, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर 102 का सी, अर्थात कि जीव कोशिका में। क्योंकि यहाँ पे पौधों की बात कर लें तो पौधों में कोशिका विभाजन मोरिस्मेटिक ऊतक के द्वारा यहाँ पर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 102 का सी। आगे देखते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल उत्पाद है जिसमें क्या होता है? तो आपको बताना है पोषण, विटामिन और खनिज, या पोषण विटामिन, पोषण प्रोटीन और वसा, या पोषक और विषाक्त प्रभाव, या पोषक और औषधि प्रभाव। तो यहाँ पे हमारा होता है क्या? पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स शब्द न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल शब्दों से मिलकर बना हुआ है, और जैसा कि न्यूट्रिशन ये पोषक हो गया और फार्मास्यूटिकल जो कि इसके औषधि प्रभाव को दर्शाता है। आगे देखते हैं, एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? तो एक छोटी बारिश की बूंद में 10 की पावर 21, अर्थात कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन जिसमें कि आयरन होता है, उसके बाद क्लोरोफिल इसमें मैग्नीशियम, और कैल्कोपायराइड बचा हुआ तांबा हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? डी। जब पानी को 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है? तो इसका आयतन क्या हो जाता है हमारा? क्या आयतन क्या है? घटता है जब पानी को 0 से 4 डिग्री तक गर्म करते हैं। मानव मूत्र में पीले रंग के उत्तरदायी तथा हीमोग्लोबिन के विखंडन में बना तत्व कौन सा है? तो यहाँ पे 107 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर कौन सा? यूरोक्रोम, अर्थात कि बी। और 106 का बी, 106 का भी हमारा राइट आंसर है क्या है? बी। और 107 का भी क्या है? बी। जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है, तो जीडीपी डिफ्लेटर यह संबंधित है हमारा किससे? महंगाई मापने का जो साधन है ये हमारा वस्तु एवं सेवा के मूल्य व्यवहार से हमारा क्या है? ये संबंधित है। तो 108 का राइट आंसर हो जाएगा डी। लोहे के रासायनिक गुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो लोहे के रासायनिक गुण, तो इसमें देखते हैं कथन 1, शुष्क एवं आर्द्र हवा के संपर्क में आने से इस पर जंग लगती है। तो एक लोहा साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इस पर क्या लगती है? जंग लगती। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या है यहाँ पर? ए। उसके बाद देखते हैं 110, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिस्थिति दबाव की इकाई है? तो यहाँ पे दबाव की इकाई में आती है हमारी क्या? बार, अर्थात कि दाब प्रेशर की इकाई बार है। ठंडे प्रदेशों में हिमांक कम करने के लिए किस एक का प्रयोग कारों के रेडिएटर में किया जाता है? तो यहाँ पे यूज किया जाता है किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का। विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। तो यह जांच की जाती है ऑटो एनालाइजर से। ऑटो एनालाइजर, तो 112 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑटो एनालाइजर। द्रवित पेट्रोलियम गैस में हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है, तो यह होता है अत्यंत उच्च दाब पर, जिसमें कि द्रवित पेट्रोलियम में अत्यंत उच्च दाब पर प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जैसी गैसों को द्रवित रूप में यहाँ पर यूज किया जाता है। एपेडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना संसदीय अधिनियम द्वारा दिसंबर 1985 में की गई थी। कृषि निर्यात मामले में यह केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आपको बताना है कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? डी, अर्थात कि 1, 2, 3 तीनों हमारे सही हैं, क्योंकि एपेडा एक संवैधानिक निकाय है जो कृषि निर्यात मामले में केंद्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है
और इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में। विशेष कृषि उपज योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसे प्रारंभ किया गया था 2004 और 5 में, अर्थात 115 का बी। निम्नलिखित योजनाओं में कौन सी एक सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से नहीं चलाई जाती है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, असंगठित श्रमिकों का सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008, कौशल विकास कार्यक्रम या आम आदमी बीमा योजना। तो यहाँ पे कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य युवा वर्ग को संगठित करना और उनमें कौशल का विकास करना है, और इसे प्रारंभ किया गया था कब से? 2015 से। तो 116 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। असत्य जोड़ों का चयन कीजिए। भारतीय जन नाट्य संघ जिला आगरा, या साधना नाट्य कला केंद्र गाजियाबाद, यायावर नाट्य अकादमी लखनऊ, अभिनय ज्योति प्रयागराज। हमें यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो अभिनय ज्योति यह है हमारा कहाँ पे? वाराणसी में। तो यहाँ पे असत्य कथन हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर प्रदेश में जनरली ककरीली पथरीली मिट्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में पाई जाती। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ककरीली पथरीली। सही कूट का चयन कीजिए। चरकूला एक घड़ा नृत्य है जो बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। सहरा नृत्य ब्रजवासियों द्वारा फसल काटने की खुशी में मनाया जाता है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर कथन सही है और कौन सा गलत। तो 119 में हमारा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे कथन चरकूला ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और सहरा नृत्य बुंदेलखंडवासी महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 119 का राइट आंसर हो जाएगा डी। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उच्च मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जिला है कौन सा? लखनऊ, जो कि निम्न मध्यम वर्षा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। स्टॉक फार्मिंग किससे संबंधित है? तो स्टॉक फार्मिंग यह पशुओं के प्रजनन से संबंधित है। जनगणना 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनजाति रहित जिला है? तो यहाँ पे जनजाति रहित जिला इसमें आ जाएंगे आपके कौन से? जालौन और अयोध्या। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? बी। उसके बाद देखते हैं आगे 123 सहस्राब्दी विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमारा देखिए, यह 8 अंतर्राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों का समूह है। इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन 1987 में निर्धारित किया गया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो 123 में देखिए कथन 1, सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र के सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन 2000 में निर्धारित किया गया था। तो कथन 2 हमारा क्या है यहाँ पर? गलत हो जाएगा, और कथन 1 यहाँ पर सही है, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 124 तो अर्जुन बांध परियोजना अर्जुन नदी पर स्थित है। तो यह रामगंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? गलत, अर्थात 124 का बी था राइट आंसर। अधोलिखित में से कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? तो यहाँ पे थायरॉक्सिल विटामिन नहीं बल्कि एक हार्मोन है। उत्तर प्रदेश में रानीपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारा कहाँ पर? चित्रकूट में। वन्य जीव विहार चित्रकूट में स्थित है। निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है? रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा WTO का ऑफिस कहाँ पर है। इंटरपोल, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो यहाँ पे देखिए जिनेवा में इंटरपोल का मुख्यालय यह हमारा पड़ता है कहाँ पर? पेरिस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 127 का कौन सा? टी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। परिक्रमा मेला, ढाई घाट मेला, सोरो मेला, श्रृंगी रामपुर मेला। आपको बताना इनमें से सही कथन कौन सा होगा। तो देखिए 128 में इसको सुमेलित करते हैं। चलिए, तो आपको पता होगा जैसे परिक्रमा मेला यह जनरली आयोजित किया जाता है कहाँ पर? अयोध्या में। तो ए का होगा हमारा क्या? दूसरा। ए का हमारा दूसरा। तो यह हमें मिल रहा है किसमें? सिर्फ बी में।
तो इसका 128 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। आगे देखते हैं 129, आईची लक्ष्य का संबंध किससे है? आईची लक्ष्य तो जापान के नगोया में अक्टूबर 2020 में जैव विविधता सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसी सम्मेलन में जैव विविधता से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 10 वर्षीय रणनीति अपनाई गई थी जिसे आईची लक्ष्य नाम दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राष्ट्रीय राइट आंसर हो जाएगा नगोया प्रोटोकॉल अर्थात 129 का ए। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता यह पाई जाती है हमारे कहां पर? गोवा में। संपूर्ण भारत की ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो कितनी है? 68.91% और केरल की ग्रामीण साक्षरता 92.92%, जबकि आंध्र प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता 61.83% और गोवा की बात करें तो यहाँ की है 84.26। चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में केरल नहीं है अतः हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? गोवा को। महाराष्ट्र की देख लेते हैं तो इसकी है 77 और गुजरात की है 73 और मणिपुर की 77.15। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम के वित्तीकरण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है इसका कौन सा? पर्यटन संबंधी उद्योग, बी। 131 का बी। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या के बारे में शत कथन को पहचानिए। इसकी आबादी 1990 से 2001 के दशक की अपेक्षा 2001-11 के दशक में 3.59% बढ़ी है। इसकी सर्वाधिक आबादी मुरादाबाद में है तथा न्यूनतम महोबा में है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे क्या है यहाँ पर गलत है। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की आबादी 1991 से 2001 की अपेक्षा 2001 और 11 के मध्य में 3.59% घटी है, ना कि बढ़ी है। और आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी प्रयागराज में है तथा न्यूनतम महोबा में। देखते हैं हमारा 32 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। 33 देखते हैं 133। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 133 का ए अर्थात कि उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं 134। उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना के अनुसार इसको अवरोही क्रम में आपको यहाँ पे इसको रखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का क्या है हमारा ए अर्थात कि 1, 2 और 3 सिख, ईसाई और बौद्ध। सिख, ईसाई और बौद्ध। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? तो यह अवस्थित है हमारा कौन सा? वाराणसी में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पोर्ट ऑफ स्पेन, ट्रिनिडाड, क्वेटो, इक्वाडोर, काराकास, वेनेजुएला, साओ पाउलो, ब्राजील। तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ठीक है। तो राजधानी में साओ पाउलो, यहाँ पे ब्राजील की क्या हो जाएगी यहाँ पर गलत। तो राइट आंसर हो जाएगा 136 का कौन सा? डी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा भारत का पहला डूंगोंग संरक्षण रिजर्व से स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा की गई है हमारे किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा अर्थात राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक हाल ही में प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो यह एशियाई देश हमारा पहला बन गया है कौन सा? भारत। निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने हाल ही में एटीआई बॉन्ड के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा करी है? तो यह घोषणा की गई है एसबीआई के द्वारा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा हाल ही में 3 देशों को नए सदस्यों के रूप में जोड़ा गया है। तो इनमें से कौन इसमें सम्मिलित नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे, बांग्लादेश और पराग्वे। तो यहाँ पे देखिए पराग्वे। न्यू डेवलपमेंट बैंक 2015 में ब्रिक्स सदस्य ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका द्वारा लॉन्च किया गया था और इसमें हाल ही में 3 नए सदस्य संयुक्त अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश को शामिल किया गया है।
हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा देश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है किसे? चंडीगढ़ के स्टेशन को। हाल ही में डॉक्टर फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। वे किस देश के निवासी हैं? तो ये देखिए, ये हमारे किस देश के निवासी पड़ जाएं? बांग्लादेश। वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। 142 का कौन सा? बांग्लादेश। डी इज द राइट आंसर। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो यह हमारा हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखते हैं 144। मध्य प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का द्वितीय राज्य बना है। कर्नाटक राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पर सही है और कौन सा गलत। तो यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों हमारे क्या हैं? यहाँ पर सही हैं। तो 144 का सी इज द राइट आंसर। 145 देखते हैं। चीन द्वारा हाल ही में शेयर्ड डेस्टिनी 2021 नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास के आयोजन की घोषणा की गई है। यह निम्न में से कौन कौन से देश इसमें क्या है? सम्मिलित है? चीन, सऊदी अरब, थाईलैंड, मंगोलिया, पाकिस्तान। तो यहाँ पर देखिए जो 145, तो चीन द्वारा हाल ही में शेयर डेस्टिनी नामक एक बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा अभ्यास के आयोजन की घोषणा की गई है, जिसमें कि चीन, थाईलैंड, मंगोलिया और पाकिस्तान को सम्मिलित किया गया है। यहाँ पे सऊदी अरब यहाँ पर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1, 3, 4 और 5 अर्थात सी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 में अपने पति को खोने वाली महिलाओं की मदद हेतु मिशन वात्सल्य चलाया गया है? तो यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उसके बाद देखते हैं 147। हस्तशिल्प, हथकरघा, रेशम उत्पाद के साथ कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सी एक योजना कपड़ा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? तो इसका राइट आंसर है समर्थ योजना। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ AK-103 राइफल, AK-103 राइफल खरीदने हेतु एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर है हमारा क्या है? रूस। हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक देश की अध्यक्षता में इब्सा के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है भारत। आगे देखते हैं 150 लास्ट। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस देश की पैगे ग्रीको ने जीता है? तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक पैगो ग्रीको ने जीता। वह एक साइक्लिस्ट हैं और वह ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। पैरालंपिक से संबंधित जितने भी फैक्ट्स एंड फैक्ट्स उसके लिए एक सेपरेट वीडियो हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। और बस आपको अपना मोटिवेशन हाई रखना है और ये